दोस्तों इस वीडियो में बिहार पुलिस और बिहार एसएससी तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कवर करने वाले हैं, जिसमें कि खान सर के पीडीएफ का ये नोट्स हैं और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया है। तो इसका सही आंसर जो है इन चारों में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जमोरिन। जमोरिन था उस शासक का नाम जिन्होंने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। दूसरा क्वेश्चन है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो ये जो था ये क्या था, पुर्तगाली ने, पुर्तगाली व्यापारी जो थे इन्होंने ही, ये यूरोपीय जो समुदाय थे इन्होंने भारत के साथ जो है प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, क्वेश्चन है, पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी। तो पुर्तगालियों ने जो है ये भारत में प्रथम फैक्ट्री जो है ये इन चारों में से जो है किसी जगह पर स्थापित नहीं किया था, वो इन चारों के अलावा दूसरी जगह पर स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया। तो भारत में जो है पुर्तगालियों ने अपना जो प्रथम दुर्ग जो है ये कोचीन में स्थापित किया, यानी कोचीन में जो है ये निर्मित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम व्यवसाय भारत में कौन हुआ। तो ये जो था ये था अल्मीडा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो नीला जल योजना से जो है ये डुप्ले संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो बंगाल के खाड़ी में जो है समुद्री डकैती हेतु जो हुगली का जो उपयोग जो है ये इनमें से किसी ने नहीं किया था, यानी डच ने, फ्रांसीसी ने और अंग्रेज पुर्तगाली इन चारों ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो था, तो वो जो था वो हुगली था। हुगली जो है ये पुर्तगालियों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था ये था अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो बम्बई जो है ये पुर्तगालियों से लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। तो भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल जो थी ये था मिर्च, ये लाया गया था भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ये फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने का है, तो इसका सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 इस तरह से विचार कर सकते हैं। यानी कि दादरा और नगर हवेली जो 1961 ईस्वी में भारत का हिस्सा तो बने, पर पुर्तगालियों का शासन था इस पर। और दूसरा है पांडिचेरी तथा चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का शासन था, और गोवा को 1961 ईस्वी में स्वतंत्रता मिली। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा। ये जो है ये पुर्तगीज के यानी कि पुर्तगीज औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध जो है स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की है। ये जो है ये क्या है, डच ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया। ये जो है क्या था 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो डच ने जो है ये चिनसुरा जो है कारखाना ये स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए हैं। ये जो है ये क्या था सभी में इनमें से, यानी कि नागपट्टनम में, चिनसुरा में, मसूलीपट्टनम में, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना, ये सभी जगह जो है यहाँ पे डचों ने जो अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस बंदरगाहों का उपयोग किया गया। तो ये जो है ये किया गया था पुलिकट, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, ये तीनों जो है यानी इनमें सभी जो है ये सभी के द्वारा जो व्यापार जो है बंदरगाहों का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदरा के विरुद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला। तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने जो है ये डच की शक्ति को जो है कुचल डाला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ये अथवा हुआ था लिवेंट कंपनी को जो है ये हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माता के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माता के समय जो इंग्लैंड का शासक जो था ये था एलिजाबेथ वन जो था ये शासक था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ये क्या था? जहांगीर के समय, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना, यानी जो कारखाना मतलब व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? ये जो है ये मिला था सूरत में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने जो है पहला अपना व्यापारिक केंद्र जो है ये सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया? तो ये जो है ये क्या था? अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली के बड़े बेड़े को पराजित किए जाने के कारण ये क्या था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ये जो है ये क्या था? अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नॉक, जो ऑप्शन नंबर बी में है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? ये जो है ये आया था 1700 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित था? तो फोर्ट विलियम जो है ये स्थित था कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुई? तो कर्नाटक युद्ध जो है ये अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पहले कर्नाटक युद्ध का मूल कारण था? तो ये जो था ये था ऑस्ट्रियाई राज्य प्राप्ति का युद्ध, जिसकी वजह से ब्रिटेन एवं फ्रांस विश्व के सभी भागों में एक दूसरे के शत्रु बन गए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लॉ सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से सही है? तो ये जो है ये सही है, यानी 1 और 2 इसका दोनों सही। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद और दूसरा अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये जो है ये लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? तो वो था काउंट लाली जो था ये पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध में से किस एक ने भारत के फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया? ये क्या था? वांडीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित है, यानी कि सही है? तो खरदा का युद्ध जो है ये निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण हुआ था, यानी इसी के खिलाफ हुआ था, और ये तीनों जो है ये इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध 1760 में ये हुआ था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था इसमें। यानी वांडीवास के युद्ध में जो है ब्रिटिश ने जो है ये फ्रेंच को हराया था 1760 ईस्वी में जो ये युद्ध हुआ था वांडीवास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? ये जो था ये था मुगलों एवं अंग्रेजों में के पारंपरिक संबंध कारण ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? तो निम्नलिखित किलों में से जो ब्रिटिश ने जो है ये सबसे पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज का जो है ये इसी का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ये थी मद्रास में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? तो प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य जो था ये था व्यापार और भूभाग नहीं, ये इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संस्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? ये जो था ये इलाहाबाद और ग्वालियर में जो है ये औद्योगिक केंद्र नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, निम्नलिखित यूरोपियों में से
निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ये जो था ये अंत में आया था सबसे फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये जो है ये हुआ था लुई 14वां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? ये क्या था? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? ये किया गया था बोसी को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा हूँ, पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई हुई थी? यानी कि पांडिचेरी की स्थापना जो है ये हुआ था फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? ये जो था ये बंगाल और असम के सक्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को जिसमें विदेशी कंपनियों का नाम दिया गया है और सूची 2 में जो है इसमें भारत में स्थित जो है बस्ती का नाम दिया गया है इसमें, और इसमें विदेशी कंपनियों का नाम दिया है। इसको जो सही से मिलान करना है। ये ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा ये करेक्ट ये बताना है। तो आप लोगों को यहाँ पर बता दें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को जो मिलान किया गया है वो बता देते हैं। डच कंपनी जो है ये पुलिकट में है, और अंग्रेजों के द्वारा जो है अंग्रेजी कंपनी हुगली में है, और पुर्तगाली जो है ये गोवा में है ये कंपनी, और फ्रांसीसियों ने जो है ये चिंसूरा में स्थापित किया था विदेशी कंपनियों को। इस तरह से मिलान चिन्ह इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को इसमें भी मिलाना है। आप लोगों को बता देते हैं यहाँ से कि पांडिचेरी में जो है ये फ्रेंच ने स्थापित किया था, और गोवा में जो है पुर्तगीज ने स्थापित किया था, ट्रान के बार में जो है ये डेनिश ने स्थापित किया था, और मद्रास में जो ये डच ने स्थापित किया था अपना कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान चिन्ह है देख सकते हैं दिया गया है। इलाहाबाद की संधि जो है ये हुआ था 1765 में। इलाहाबाद की संधि जो है ये हुआ था 1765 में। और इसके बाद जो है एक्सला चैंपल की संधि की संधि हुआ था 1748 में। और इसके बाद जो है लाभ बुर्द नासी द्वारा इस पर अधिकार जो है ये हुआ था 1746 में। और डुप्ले की पदच्युति जो है ये 1754 में हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक है कि अगले क्वेश्चन को दिखा देते हैं आप लोगों को, बने रहे लास्ट तक। क्वेश्चन है आपके सामने, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? ये जो था ये था मुर्शिदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना? तो उन्होंने माना था अपनी प्रभुता पर आक्रमण माना था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? ये हुआ था सिराजुद्दौला के शासनकाल में जो है ब्लैक होल की दुर्घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका कारण जो तात्कालिक कारण जो था ये था नवाब की अनुमति या उसकी जानकारी के बिना, अंग्रेजों की द्वारा अनुमति या उसकी जानकारी के बिना अंग्रेजों द्वारा जो है कलकत्ता में अतिरिक्त किलेबंदी किया जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका यानी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? ये था कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने के से जो है अंग्रेजों का जो है ये इनकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवल्लभ घासीटी बेगम शौकत जंग निम्नलिखित में के प्रधान शत्रु थे? ये थे सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था? ये हुआ था प्लासी के युद्ध में जो है ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्लासी जो है ये स्थित जो है ये है भागीरथी नदी किनारे की, भागीरथी नदी के किनारे जो है ये स्थित है प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का युद्ध मैदान जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ दिया गया है प्लासी
कहाँ स्थित है, यानी प्लासी जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो प्लासी जो है ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसका आंसर देख सकते हो, ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में गंगा है, बी में हुगली है, सी में भागीरथी है और डी में है दामोदर। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा भागीरथी किनारे के पास जो है, यानी ये जो है प्लासी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो प्लासी का युद्ध मैदान जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय कर प्रमुख प्रतिफल क्या था, इसका प्रमुख प्रतिफल जो ये था बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, ये था प्लासी का युद्ध जो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था, ये कहा था नवीन चंद्र सेन ने जो है। ऑप्शन नंबर जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर जाफर था, तो मीर जाफर जो था ये था बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब अगर पूछा जाए बंगाल का नवाब कौन था, तो ये था मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, वह मोड़ था स्नेह स्नेह नवाब के अधिकारों को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की गई, ये क्या था, मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था, तो इसका बीच जो झगड़े का मुख्य कारण था ये था कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व संस्थापित किया कर दिया था, ये क्या था, बक्सर का युद्ध ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया, ये लिया था शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर के युद्ध, यानी अक्सर के युद्ध 1764 में कौन कौन मित्र थे, सॉरी यहाँ पे लिखा जाना था बक्सर के युद्ध 1764 में जो हुआ था इनमें कौन कौन शामिल थे, ये पूछ रहा है। तो ये इसमें जो है ये था अवध का नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब, ये तीनों शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था, ये था मेजर मोनरो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकारी दिए थे, ये दिया था लॉर्ड क्लाइव के जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, ये क्या था, 12 अगस्त 1765 को जो है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ, तो दीवानी से अंग्रेजों को जो है ये राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है, ये जो है ये है अंबर युद्ध, इसके बाद प्लासी युद्ध, इसके बाद वनडिवास युद्ध और इसके बाद बक्सर युद्ध, इस तरह से युद्ध लड़ाया गया था, सही क्रम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम निम्नलिखित और नीचे दिए गए कोट आधार पर सही करने के लिए कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 1 2 3 4 एक साइड सही है। जैसे कि काल कोठी की घटना, इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके बाद मीर जाफर की मृत्यु हुआ था, इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुआ था, यही सही है, यानी इस तरह से ही सजाया जाना था और एक साइड से इसी तरह से। निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज का संस्थापक था, 18वीं शताब्दी में जो है ये अवध राज का जो शासक था यानी संस्थापक था, ये था सआदत खान। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी, तो नवाबों की जो है प्रथम राजधानी थी फैजाबाद अवध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था, ये क्या था, साम्राज्य का वजीर पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, ये क्या था, हैदर अली ने किया था
तो इसमें जो है क्वेश्चन और आंसर एक ही आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि के द्वारा जो है ये प्रथम मैसूर का युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 के ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में सम्मिलित नहीं थी? ये था रोहेला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये क्या था? टीपू सुल्तान। नंबर ऑप्शन नंबर बी डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो था ये था श्री रंगा, यानी कि श्री रंगम जो है ये इसका राजधानी था। टीपू सुल्तान का श्रीरंगपट्टनम भी से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नलिखित में कि आगरा पर मंगलोर की संधि हुई थी। ये हुआ था लॉर्ड मैकार्टने के जो है संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया था कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? ये क्या था? P.E. रॉबर्ट्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ये क्या था? टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने क्या था श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ये क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? ये जो है ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज़ों के निर्माण में टीपू सुल्तान की प्रमुख रुचि किस लिए थी? तो जहाज़ों के निर्माण में टीपू सुल्तान की प्रमुख रुचि जो है ये था समुद्र में अंग्रेजों से युद्ध करना, इसीलिए रुचि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था। ये हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे बता देते हैं क्या क्या होगा किसका। प्रथम मैसूर का युद्ध जो है ये कर्नल स्मिथ ने किया था। द्वितीय मैसूर का युद्ध जो है इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। तृतीय मैसूर का युद्ध जो है ये कॉर्नवालिस के समय हुआ था। और चतुर्थ मैसूर का युद्ध जो है ये विलेजली के द्वारा हुआ था। तो ये जो है एक तो बच जो गया है, इसका कोई नहीं होगा। ये 4 ही था इस में और चारों का सही आंसर यहाँ पे लगा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे हैं देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही है? कौन सही है ये बताना है। तो ये जो है अंग्रेज मैसूर का युद्ध जो है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ था, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। तो रंजीत सिंह के राज में श्रीनगर सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी क्या था? तो महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी था लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ये क्या था? शाहसुजा से ये प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट यहाँ से देख सकते हो दिया गया हड़प्पा। तो प्रमुख स्थल में हड़प्पा जो है ये कहाँ का स्थल है और क्या है इसके बारे में जानिए। यानी कि हड़प्पा जो है यह स्थल पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे मोंटोगोमरी जिले में अवस्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में सर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। यहाँ से अन्नागढ़ यानी कि जो राज्य के अन्न भंडार का केंद्र है अन्नागढ़, वहाँ पे श्रमिकों के निवास के लिए बेरंग के नग्न यक्ष अथवा जिनकी प्रतिमा नटराज की प्रतिमा R37 कब्रिस्तान कासे को पिघलाने वाली भट्टियां गेहूं कूटने के लिए वृत्ताकार चबूतरी इत्यादि प्राप्त हुए वहीं से हड़प्पा से। तो ये जो है हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है, जो कि रावी नदी जो है पाकिस्तान में उसी के किनारे ये है। और ये जो है जहाँ पे है उस जिला का नाम पड़ता है मोंटोगोमरी जिला, वहीं पर ही अवस्थित है। और इसका खोज जो किया था ये क्या था? दयाराम साहनी ने किया था, जो कि 1921 ईस्वी में किया था हड़प्पा का खोज। इसके बारे में जान लिए। अब बता देते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। यह स्थल पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे लारकाना जिले में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में ही है ये भी, और ये जो है सिंधु नदी के किनारे है। जहाँ पे ये है उस जिला का नाम है लारकाना जिला, उसी में ये मोहनजोदड़ो अवस्थित है। और इसका खोज जो 1922 में किया गया था
दास के द्वारा, राखाल दास बनर्जी के द्वारा ये मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। यहाँ पर मुर्दों का टीला है, इसका अर्थ होता है यहाँ से वृहत स्नान नागर यानी कि स्नान सागर, कांसे की नास्ति प्रतिमा, ध्यान मग्न योगी की प्रतिमा, पशुपति शिव की मुद्रा प्राप्त हुई है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, यानी मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। और इसके बारे में जान सकते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है ये सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था, ये दोनों का उत्खनन। और लोथल के बारे में आप जान लीजिए कि लोथल क्या है। लोथल स्थान के बारे में भी जान लीजिए, लोथल क्या है, कहाँ पे है। इसके बाद फिर रंगपुरम के बारे में बताते हैं। लोथल यह स्थल गुजरात प्रांत में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल जो ये गुजरात में स्थित है, जो भोगवा नदी जो है उसी के किनारे अवस्थित है। और इसका उत्खनन जो है ये 1954 से 56 ईस्वी में हुआ था और ये SR रवि द्वारा करवाया गया था ये इसका उत्खनन। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख आर्थिक केंद्र जो है ये होने के कारण लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो भी कहलाया ये लोथल जो है। और लोथल का शाब्दिक अर्थ मुर्दों का नगर है। यहाँ से गोदीवाड़े जिसे डॉकयार्ड कहा जाता है, इसके साक्ष्य मनके यानी मोती बनाने के कारखाने के साक्ष्य एवं युगल सवादी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करती चित्रकारी वाला मर्तबान मिला है लोथल में ही। और लोथल व रंगपुर से ही धान यानी कि चावल जो होता है उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चावल के अवशेष जो है लोथल से ही प्राप्त हुए। अब जान लीजिए रंगपुर के बारे में। रंगपुर क्या है और कहाँ पे है। तो यह स्थल गुजरात प्रांत में भादरा नदी के किनारे अवस्थित है। रंगपुर जो है ये भी गुजरात में ही है और ये भादरा नदी के किनारे अवस्थित है। इसके साथ साथ इसका खोज 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। 1954 में रंगनाथ राव जी जो है उन्होंने ही रंगपुर का खोज किया था। यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियाँ एवं मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई हैं। इस स्थल से हड़प्पा संस्कृति से विभिन्न प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इस स्थल को ऊपरी सतह से चमकीले लाल मृद भांड की संस्कृति के अवशेष मिले हैं जो ये जो है पतनोन्मुखी सभ्यता के प्रमाण है ये रंगपुर जो है। तो इस तरह से रंगपुर के बारे में और लोथल के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में और हड़प्पा के बारे में इस वीडियो में बता दिए। प्रमुख स्थल के बारे में, जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकारों का उल्लेख आया, यानी कि जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थकारों का उल्लेख है। और इसके साथ साथ तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ होता है संसार को पार करने के लिए किसी घाट अथवा तीर्थ का निर्माण करने वाला महान पुरुष, ये तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ होता है ये। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ अथवा ऋषभदेव थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और जैन धर्म के प्रथम 22 तीर्थकरों की ऐतिहासिकता जो है ये सिद्ध नहीं है। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जिसका जन्म इक्ष्वाकु वंशी काशी नरेश राजा अशोकसेन के यहाँ 8वीं शताब्दी ईस्वी में जो है पूर्व में हुआ था। और पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा था। वामा कौशल नरेश नरवर्मन की पुत्री थी वामा जो है। तो यहाँ तक जान लिए। और जैन धर्म के बारे में और बताते हैं कि पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। उनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। उनके अनुयायी जो थे वे निर्ग्रंथ कहलाए, जो कि पार्श्वनाथ जो है 30 वर्ष की आयु में ही अपना ग्रह को जो है यानी घर को जो है त्याग कर दिया था। उन्होंने 4 सिद्धांतों, जिनमें से पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह का प्रतिपादन किया। कौन? तो वो क्या था? पार्श्वनाथ ने। और इन सिद्धांतों में 5वां महापुरुष ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। चार उन्होंने किया और एक 5वां जो है ये ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी के द्वारा ये जोड़ा गया था। इसके बाद महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व यानी 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में ज्ञात्रिक कुल के प्रधान राजा सिद्धार्थ के यहाँ हुआ। उनकी माता लिच्छवी गंडाज के प्रधान राजा चेटक की बहन त्रिशला थी।
और महावीर की बचपन का नाम वर्धमान रखा गया। महावीर के बचपन का नाम जो है ये वर्धमान रखा गया था। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर का विवाह कौंडिन्य गोत्री यशोदा के साथ हुआ, जिसे प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। और प्रियदर्शना का विवाह महावीर की बहन सुदर्शना के पुत्र जामाली के साथ हुआ। तो इस तरह से जो है जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण बातें जान लिए। मौर्य वंश के बारे में जान लेते हैं। मौर्य वंश में जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, देख सकते हैं। मौर्यों के शासनकाल से भारतीय इतिहास का एक निश्चित तिथि क्रम ज्ञात होता है। मौर्यों के शासनकाल से जो है ये हमारे भारतीय इतिहास का जो एक निश्चित तिथि जो है ये क्रम के अनुसार ज्ञात होता है मौर्य वंश में जो है। और प्रथम बार मौर्यों ने जो है विदेशी शासकों के साथ कूटनीतिक एवं राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। यानी प्रथम बार जो है मौर्य जो सब जो थे उन्होंने विदेशी शासकों के साथ जो है राजनीतिक संबंध भी स्थापित किया था। और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो है भारतीय साम्राज्य को हिंदू कुश पर्वत के रूप में उसकी प्राकृतिक सीमा प्राप्त हुई है। यानी कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही जो है ये हमारे भारतीय साम्राज्य जो है इसके हिंदू कुश पर्वत के रूप में जो है उसकी प्राकृतिक सीमा प्राप्त हुई है। और मौर्य वंश ने जो है उन्होंने ही प्रथम बार भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की थी। मौर्य ने जो है, अब इसके बारे में इसके बाद जो है बता देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लीजिए, जो कि 324 से 300 ईसा पूर्व इसका इतिहास है। इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है और यूनानी साहित्य में उल्लेखित एंडोकोटस एवं सेंड्रोकोट्स यानी कि सेंड्रोकोट्स नामों का समीकरण विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है और इन्होंने ही एंडोकोट्स एवं सेंड्रोकोट्स नामों का समीकरण विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही किया था इसका कार्य। और इसके बाद जो हम और बता देते हैं कि महावंश और दीपवंश जैसे बौद्ध साहित्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शाक्यों की मौर्य शाखा का क्षत्रिय बतलाया गया। और विशाखा दत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है वृषल और कुलहीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने जो है उसे नंद की उपपत्नी मोरा का पुत्र बतलाया है। और मुद्राक्षा यानी कि मुद्रा राक्षस के टीकाकार दुंडीराज भी जो है इस मत का समर्थन करते हैं। इसके साथ साथ जैन साहित्य में उसे मयूर पोषको के यानी कि जैन साहित्य में उसे जो है मयूर पोषको के सरदार का पुत्र बतलाया गया है। और रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ये सौराष्ट्र को विजित कर वहाँ का गवर्नर पुष्यगुप्त को बनाया और इसी पुष्यगुप्त ने जो है सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। यहाँ से देख सकते हैं गुप्त वंश के बारे में। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और उसके उपरांत जो उसका पुत्र घटोत्कच सिंहासन रूढ़ हुआ। इन दोनों ने जो है केवल महाराज की उपाधि धारण की, जिसे ज्ञात होता है कि ये केवल सामंतिक श्रेणी के ही शासक थे। पुराणों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंश के प्रारंभिक राजाओं का गंगा के साथ लगते हुए क्षेत्र यानी कि मध्य गंगा द्रोणी बेसिन, प्रयाग, इलाहाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र, साकेत, अयोध्या तथा मगध का क्षेत्र, मगध यानी कि मगध क्षेत्र पर जो है आधिपत्य था ये सब। इसके बाद आप लोगों को बता देते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम जो 320 से 340 ईस्वी का है, इसके बारे में जान लीजिए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये घटोत्कच की मृत्यु उपरांत उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम 230 ईस्वी में शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। वास्तविक अर्थों में चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था और अपने राज्यरोहण के अवसर पर चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। अपनी शक्ति और सम्मान में वृद्धि करने के लिए चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने अपने सिक्कों पर स्वयं के साथ रानी का चित्र अंकित करवाया।
इसके बाद आप लोगों को बता देते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त जो है ये 340 से 380 ईस्वी तक रहा। इसके बारे में जान लीजिए, इसका इतिहास यहाँ से यहाँ तक है, यानी 340 से 380 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम और कुवार देवी के पुत्र समुद्रगुप्त ने 340 ईस्वी में अपने पिता के बाद राज काज संभाला। और चंद्रगुप्त यानी कि समुद्रगुप्त द्वारा लड़े गए सैकड़ों युद्धों के कारण विंसेंट स्मिथ ने उसे भारतीय नेपोलियन कहा। उसने आर्यावर्त के 9 राजाओं, दक्षिण के 12 राजाओं, आटविक प्रदेश के 8 राजाओं को विजित कर लिया। इसके बाद जो है समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया और इस अवसर पर स्वर्ण सिक्कों को जारी किया। इन सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम उत्कीर्ण है। इसके साथ साथ जो है कुषाण, शक, मुरंड और सिंहर शासकों ने समुद्रगुप्त के राज दरबार में अपने राजदूत नियुक्त किए। एक चीनी स्रोत के अनुसार सिंहल द्वीप श्रीलंका के जो हैं ये राजा मेघवर्ण ने बोधगया में बौद्ध यात्रियों के लिए एक विहार और एक अतिथि गृह बनवाने के लिए जो है समुद्रगुप्त की अनुमति प्राप्त करने हेतु उसके पास अपना राजदूत भेजा। समुद्रगुप्त ने संगीत विद्या में प्रवीण था। उसने कविराज की उपाधि धारण की और सिक्कों पर अपना चित्र वीणा बजाते हुए अंकित करवाया। समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी प्रयाग प्रस्तुति में उत्कीर्ण है, जिसका जो है लेखक कवि हरिसेन था। यह प्रशस्ति चंपू शैली यानी गद्य पद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। समुद्रगुप्त ने अपनी विजय यात्रा ग्रहण मोक्षानुग्रह के सिद्धांत पर की है। फर्स्ट यहाँ से देख सकते हैं, दिया गया है कि भारत में मुगल वंश के शिलान्यासकर्ता जरीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म मध्य एशिया में हो स्थित छोटी सी राज फरगना में 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ। ये जो है बाबर चगताई तुर्क वंश से संबंधित था। ये बाबर जो था इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को और ये फरगना में हुआ था, यानी कि राज्य का नाम था फरगना, वहीं पे हुआ था। और इसके बाद बाबर जो है ये चगताई तुर्क वंश से संबंधित था। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा एवं माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। यानी कि बाबर के जो है पिताजी का नाम मिर्जा था, यानी कि शेख मिर्जा था, और माँ का नाम जो था वो थी कुतलुग निगार खानम, ये इसके माँ का नाम थी। बाबर की धमनियों में मध्य एशिया के 2 महान साम्राज्य निर्माताओं का रक्त प्रवाहित हो रहा था। वह अपने पिता उमर शेख मिर्जा को और से तैमूर लंग का 5वां वंशज और माता कुतलुग निगार खानम को की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। इसके बाद जो है देख सकते हैं, दिया गया है कि अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु उपरांत मात्र 11 वर्ष की अवस्था में 1494 ईस्वी में अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से बाबर फरगना का शासक बना। यानी कि जब बाबर के पिता की मृत्यु हो गया था तभी 11 वर्ष का था बाबर, और उसी अवस्था में जो है 1494 ईस्वी में जो है वो अपने दादी के एहसान पर जो है वो दौलत बेगम, यानी कि दादी जो थी उसके नाम थी दौलत बेगम, और उसी की सहयोग से जो है बाबर फरगना का शासक बना वो। इसके बाद बाबर के मन में मध्य एशिया के राजधानी समरकंद को विजित करने की तीव्र उत्कंठा थी। उसने 1497 से 1501 और 1511 ईस्वी में समरकंद को विजित किया, किंतु वह समरकंद को अस्थायी रूप से अधिकार में न रख सका। इसके बाद जो है 1504 ईस्वी में बाबर ने जो है काबुल की दूरी को अधिकार में कर लिया, और 1507 ईस्वी में बाबर ने जो है अपने पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली उपाधि मिर्जा को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर लिया, यानी बादशाह कहलाने लगा बाबर जो है। और जब बाबर के हाथों से काबुल और समस्त राज्य निकल गया तो वह दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो गया। जब बाबर दिखकाट नामक ग्राम के मुखिया की शरण पाई हुए था तो मुखिया की 111वीं वर्षीय माता ने उसे तैमूर लंग के भारत आक्रमण की कथा सुनाई। इस पर बाबर ने भी अपने पूर्वजों के इस कृत्य को दोहराने का संकल्प ले लिया, और बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में भारत पर 5 आक्रमणों का उल्लेख किया है। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजोर और भेरा प्रदेश पर किया,
दूसरा आक्रमण 1519 ईस्वी में, तीसरा 1520 ईस्वी में, चौथा 1524 ईस्वी में जो है, और पांचवा 1526 ईस्वी में किया। चौथे आक्रमण के समय पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण का आमंत्रण दिया था। और 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल वंश की नींव रखी। इसके बाद जो है तुगलक यानी कि तुलगमा युद्ध पद्धति और तोप खाने का प्रयोग बाबर की विजय के महत्वपूर्ण कारण थे। और 17 मार्च 1517 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांग को पराजित कर दिया। इस युद्ध की विजय से भारत में मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हुई। और बाबर ने इस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया और विजय के बाद राजपूतों के कटे सिरों की ऊंची मीनारें बनवाकर गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने युद्ध के दौरान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए तमगा नामक कर से समस्त मुस्लिमों को मुक्त कर दिया था। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में जहां चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित किया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किया और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिए। और इसके बाद जो है इतिहास का जो है मैराथन क्लास आने वाला है जो कि लगभग जो है 1 घंटे के आसपास का होने वाला है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उस वीडियो में कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।